तो हमको यहां से स्टार्ट करना, माइटोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन, मैंने बोला था कि सेल डिवीजन में हमें 3 टाइप्स यहाँ पे स्टडी करने हैं, माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस हमको स्टडी करने हैं। तो माइटोसिस स्टडी करने जा रहे हैं। The term mitosis was given by Walter Fleming. The term mitosis was given by Walter Fleming. जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, दिस सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ के लिए जो है बेसिकली आपको mitosis required होता है, and that's why it is also known as somatic cell division। ठीक है, somatic cell division। somatic cell division। This division is continuous throughout the life। continuous throughout the life of organism। This division is also required for, or you can say that this division, mitosis occurs in both, mitosis occurs in both haploid and diploid cells। both type of cells में ये आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ haploid सेल के लिए, जो प्लांट्स स्पोर है, दे स्पोर अंडरगो माइटोसिस, दे स्पोर अंडरगो माइटोसिस। तो ये माइटोसिस के बारे में कुछ चीजें हैं, टर्म जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया, ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। एक्चुअली बॉडी में जो है ये हो रहा है डिवीजन बॉडी सेल्स में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन। इट अकर्स कंटिन्यूअस थ्रूआउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। माइटोसिस अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। कॉपी कर लो तो आगे बढ़े। हो गया है नहीं? हाँ सर, हो गया। अब आगे पढ़ते हैं माइटोसिस की जो मैकेनिज्म है या प्रोसेस।
माइटोसिस की जो प्रोसेस है आपका, उसमें दो फेजेज होते हैं। मैं पहले भी ये बात बता चुका। कोई भी सेल डिवीजन है, जैसे कि हमने सेल साइकिल में पढ़ा कि जो इंटरफेज है और जो सेल डिवीजन, जो डिवीजन फेज, तो इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस एंड डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। ये माइटोसिस में भी ये जो डिवीजन है, तो यहाँ पे 2 स्टेजेस होंगे। एक होगा जो पहला होगा, फर्स्ट, वो होगा कैरियोकाइनेसिस। मतलब क्या है कैरियोकाइनेसिस का? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। एंड आफ्टर दैट सेकंड क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, जहां पे आप डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस, जो कि मैंने पहले बता दिया है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेस। फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेज। कौन कौन सी हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। These are the 4 sub stages under कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ही आपको इतनी सारी सब स्टेजेस देखने को मिले। अब बात करते हैं प्रोफेज की। किस तरह के चेंजेस आते हैं प्रोफेज में, वो बात करो। कॉपी करो इसको पहले। हो गया? हाँ सर। पहली स्टेज स्टडी करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर जो प्रोफेज है, this is the longest phase of mitosis। माइटोसिस के अंदर ये लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज। अब यहाँ पे देखो, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। मैं देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव न्यूक्लियस बना रहा हूँ, डबल मेम्ब्रेन में नहीं बना, मैं डबल मेम्ब्रेन नहीं बनाऊंगा। उसके अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल भरा, और ये सेल अभी मैं बता रहा हूं कि दिस सेल इज प्रेजेंट इन इंटरफेज। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है ये? इंटरफेज पे प्रेजेंट। ठीक है, सेल कहां पे है ये? इंटरफेज। दिस सेल हैव टू एंटर इन डिवीजन फेज। डिवीजन फेज पे ये पहुंचेगी तो आपको पता है कि सबसे पहले डिवीजन फेज का कौन सा स्टेज आएगा? प्रोफेज। तो प्रोफेज के दौरान जो चेंजेस होंगे वो देखो। सेल तो वही है, ये सेल तो वैसे ही है। सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होना स्टार्ट होगा?
डिसअपियर होना। disappear, ठीक है, साथ साथ में कुछ ऑर्गेनेल्स हैं लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, मतलब माइक्रोबॉडीज जो है इस तरह के कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या हो जाएंगे बेसिकली disappear, डिसअपियर। माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर डिसअपियर नहीं होते हैं, वो भी अपना नंबर डुप्लीकेट करते हैं इंटरफेस के दौरान और वो आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं दोनों। ठीक है, वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एनर्जी सप्लाई करने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया वैसे ही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ नहीं होने वाला। ओके, मैंने जिन ऑर्गेनेल्स के नाम लिए वो बेसिकली डिसअपियर हो, इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपियर कर जाएगा। तो अब जो क्रोमोसोम है, देखो यहाँ पे मैंने एक ही क्रोमैटिन मटेरियल लिया, मैं एक ही क्रोमोसोम बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो आ जाएगा आपका इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब वो साइटोप्लाज्म में है, अब वो न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं है। ध्यान दो, मैंने लास्ट एक दिन क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो पहला जो काम हुआ है प्रोफेज में, पहला काम हुआ है क्या? डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, साथ साथ ही चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, साथ साथ चल रहे हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट हुआ है, तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज यू विल गेट कंडेंस्ड क्रोमोसोम। क्रोमैटिन मटेरियल देखो, ये क्रोमैटिन मटेरियल है और ये क्रोमोसोम। प्रोफेज का एंड होगा, ये मान के चलना कि ये जो प्रोफेज का पिक्चर बना रहा हूं ये एंड प्रोफेज, दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज, या इसी को बोलते हैं लेट प्रोफेज। यू कैन राइट हियर लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज या एंड प्रोफेज पे जो जो सेल का स्ट्रक्चर होगा, जो सेल के अंदर जो चीजें हैं, मैं वहां पे बता रहा हूं। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, और जो भी ऑर्गेनेल्स थे वो सारे के सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो थे वो सारे के सारे डिसअपियर कर जाएंगे। तो जो क्रोमोसोम है बेसिकली अब वो साइटोप्लाज्म पे नजर आएगा, आपको साइटोप्लाज्म पे नजर आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। दूसरा पॉइंट मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट, या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल in chromosome starts and complete at the end of prophase. प्रोफेज के एंड तक यह क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज या एट लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख दो, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करूंगा, ये आपने होप्सो बना लिया होगा। तो दूसरा यहाँ पे मैं पॉइंट लिखूंगा, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, endoplasmic and some organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, etc. माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर।
सर वो क्या लिखा है आपने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड फार्म ऑर्गेनिल्स? कहाँ पे? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड फार्म ऑर्गेनिल्स Some means such as ER, Golgi body, lysosome, etc. Now, आपके पास में जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ है, कहाँ पे हुआ बता सकते हो मुझे? एस फेज। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल किस फेज पे बेटा? एस फेज में। Yes. एस फेज। तो वो जो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है, ऑलरेडी डुप्लीकेटेड जो सेंट्रियोल है, the centriole will migrate to the opposite pole of the cell. जो सेंट्रियोल है, तो मैंने सेंट्रियोल एक सेंट्रियोल इधर मैंने पहुंचा दी, एक सेंट्रियोल मैंने इधर पहुंचा दी। ऑलरेडी जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स थी, the centrioles migrate to the opposite poles. ठीक है, तो लिखो पहले ऑलरेडी duplicated centrioles migrate to opposite pole of cell. जो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है, that centriole will migrate to the opposite pole of the cell. एक और काम हो गया, assembly of mitotic spindle स्पिंडल ऑपरेटस, इसकी असेंबलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होना है, तो असेंबली स्टार्ट हो जाएगी प्रोफेज। आप इसको असेंबलिंग करो, असेंबलिंग ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस start at प्रोफेज के दौरान ये स्टार्ट हो जाएगी। कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है? नहीं डाउट है कोई भी? सर लास्ट पॉइंट एक बार एग्जांपल एक्सप्लेन करना करता हूँ। कौन सा? ये वाला? हाँ सर। देखो, ये है तुम्हारे सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल से निकलते हैं एस्ट्रल रेज, ठीक है? ये जो एस्ट्रल रेज है, यहीं से बनना स्टार्ट होता है स्पिंडल फाइबर। तो बेसिकली जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है, वही है माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस। जहां पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं? माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस। तो इसकी जो इनिशिएशन है,
इसकी जो इनिशिएशन है, दैट इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस, वो स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस के दौरान। क्यों? क्योंकि मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो असेंबलिंग का मतलब इकट्ठा होना। तो इस ऑपरेटस में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो बेसिकली एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट एट प्रोसेस। ठीक है, असेंबलिंग या हाँ सर। इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस स्टार्ट एट प्रोफेज। तो ये प्रोफेज में जितनी चीजें थी वो मैंने सारी बता दी, पिक्चर आपके सामने। कॉपी करो और इसके इरेज करना इसके बाद। या एक और चीज देख, एक और चीज देख, ये पिक्चर बस इरेज करूंगा। एक्चुअली ये है आपके स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड। ये आपका सेल, ये आपका सेल। यहां पे मैंने बोला कि एक यहां पे है सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ। तो सेंट्रियोल से यहां से बनना स्टार्ट होते हैं स्पिंडल फाइबर, यहां से बनना स्टार्ट होते हैं स्पिंडल फाइबर। इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, इसका जो वो वाला पार्ट है, नैरो वाला पार्ट, ये नैरो वाला पार्ट इसको बोलते हैं पोल। और ये जो वाइडर पार्ट है, ये स्पिंडल इस तरह के स्ट्रक्चर बनने से एक वाइडर पार्ट आएगा, एक नैरोअर पार्ट है। तो ये वाइडर पार्ट को बोलते हैं इक्वेटर। ये इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसा होता नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो पोल एंड इक्वेटर का मतलब आप समझना कि जब माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस बेसिकली असेंबल होता है, तो असेंबलिंग के दौरान स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और उनसे एक नैरोअर पार्ट, दोनों तरफ नैरोअर पार्ट जो जनरेट होंगे उनको बोलेंगे पोल, और जो बीच का वाइड पार्ट है दैट पार्ट विल बी नोन एज इक्वेटर। उसको आप क्या बोलोगे? बात समझ आ रही है क्या? हाँ सर। इक्वेटर। तो जब मैं इक्वेटर एंड पोल बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होना। इसी इक्वेटर को, क्योंकि ये ऑपरेटस बनता का मेटाफेज पे, तो इसी इक्वेटर को मेटाफेज प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इसको कॉपी कर लो। तो अब मैं मेटाफेज पे एंटर करूंगा, प्रोफेज मेरी तरफ से खत्म। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर मैं बोल रहा हूँ एक स्टेज के दौरान सेंट्रियोल तो 2 सेट हो जाती है डिवीजन करके। तो एक हाँ, तो पोल से एक सेंट्रियोल, दो दो 4 सेंट्रियोल होना चाहिए। एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल काट चल जाएगा, कोनो गड़बड़ी नहीं होगा? 2 सेंट्रियोल कहाँ होगा बेटा? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन सेंट्रियोल का होता है, सेंट्रोसोम का थोड़ी होता है।
हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ अभी अभी इसको आप फर्दर देखेंगे कि ये सेल दो उसमें डिवाइड हो जाएगी, तो एक सेंट्रियोल जो है एक सेल में एक ही सेंट्रियोल जाएगी ना, दूसरी सेल में दूसरी सेंट्रियोल्स जाएगी, और ये जब इंटरफेज में जाएगी तो इस फेज के दौरान इसमें दोबारा से एक सेंट्रियोल डेवलप हो जाएगी। ना सर, That मैं will बोल be- रहा हूँ एक सेल से तो सेंट्रोजोम से 2 सेंट्रियोल हो पाया जाती है ना, तो वो 2 इंटरफेस सेल होता है, वो बच्चे इंटरफेस सेल होता है, मैं बोल भी तो रहा हूँ आपको। दैट विल अकर ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज कब होती है? इंटरफेज के दौरान होती है। तो इंटरफेज में एस फेज में ऑलरेडी बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ सर, एस फेज के दौरान तो सेंट्रियोल रिप्लिकेशन करके तो चार तरह बन जाएगा ना, 2 सेंट्रियोल 4 तरह बन किसने जाएंगे तो। आपको बोला? किसने बोला? आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। किसने बोला है आपको कि जो है क्या कहते हैं 4 सेंट्रियोल हो जाती है? कहीं लिखा हुआ है ऐसा? मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बोला कि 95% ऑफ द टाइम पे जो है सेल किस फेज पे रहती है? इंटरफेज। इंटरफेज के दौरान। और इंटरफेज में एस फेज के दौरान बेसिकली जो है उसका डुप्लीकेशन होता है। तो जब सेल का उसका डुप्लीकेशन होता है तब जाके उसमें दो सेंट्रियोल्स डेवलप होती है, और वही जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स हैं दैट सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स। अभी तो उसके पास में एक ही सेंट्रियोल है। कहाँ पे पढ़ा है ये? तो ये भी तो मुझे बता दो आप, कहाँ पे आपने पढ़ा कि 4 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है? हम्म, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो मेटाफेज पहले भी मैंने इसके बारे में कुछ कुछ डिस्कस किया है कि मेटाफेज स्टेज, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड by complete condensation of chromosomes. Condensation of chromosome. This stage is characterized by or marked by the complete condensation of chromosome. मेटाफेज की जो बिगिनिंग होगी, उस बिगिनिंग के दौरान आपको जो सेल दिखेगी, उस सेल में ये सपोज कर लो सेल है, इस सेल में आपको कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दिखेगा। कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ, तो कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या जो है जो सेल है उसमें जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो थिकेस्ट स्टेज है, दैट थिकेस्ट स्टेज will characterize the metaphase stage of mitosis। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर आपको पहले भी मैंने दिखा दिया। माइटोटिक स्पिंडल्स जो फाइबर है, स्पिंडल फाइबर वो फॉर्म होंगे, और इसमें मैंने बोला था कि ये जो आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक प्रोटीनेस डिस्क प्रेजेंट है, एंड दिस प्रोटीनेस डिस्क इज नोन एज काइनेटोकोर, and spindle fibers are attached with kinetochore of the chromosomes। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किसके साथ अटैच होंगे? काइनेटोकोर के साथ में अटैच। तो मेटाफेज प्लेट का आप पिक्चर देखो, मतलब मेटाफेज उसका सेल का पिक्चर देखो एट द एंड ऑफ ये वाला, तो आप मान के चलना कि दिस इज द अर्ली। मैंने अभी पूरा बनाया ही नहीं इसका, अर्ली मैं फाइनल लेट मेटाफेज का ही बनाऊंगा पिक्चर, ठीक है? तो
यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है, दिस इज, यहाँ पे सेंट्रियोल है आपका, ठीक है। और ये आपकी एक इमेजिनरी कौन सी प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट, प्लेट इमेजिनरी इक्वेटर। मेटाफेजिक प्लेट कहाँ पे प्रेजेंट है, इक्वेटर पर। ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये है आपका क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरह से आपको ये अटैच होगा स्पिंडल फाइबर के साथ, इस तरह से स्पिंडल फाइबर के साथ में अटैच, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ मेटाफेज द क्रोमोसोम्स विल, ये इस तरह से बोल सकते हो कि एट द एंड ऑफ मेटाफेज द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द मेटाफेजिक प्लेट। जो मेटाफेज स्टेज है इसके एंड पे ये वाली स्टेज होगी, इसको बोल सकते हो लेट मेटाफेज, लेट मेटाफेज। अच्छा एक चीज और है, सीआरटी में नहीं लिखी हुई है, मैंने भी अभी प्रोफेज में नहीं लिखा, ये मेटाफेज में इस चीज को डिस्कस कर कि जब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट होता है, ध्यान देना मेरी बात पे, तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, आपको पता है ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो सिस्टर क्रोमैटिड इस तरह से प्रेजेंट, इस तरह से, मतलब कि उनमें एंड टू एंड, या इसको और भी आप दिखा सकते हो इस तरह से, इस तरह से, तो वो बेसिकली सेपरेट नहीं होती। प्रोफेज के दौरान जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो एंड टू एंड एक दूसरे से अटैच होती है, एंड टू एंड, ठीक है। जबकि मेटाफेज के दौरान, ये प्रोफेज का स्ट्रक्चर है, मेटाफेज के दौरान ये स्टेटस आपको दिखेगा, ये स्टेटस आपको, दोनों सेंट्रोमियर्स, सॉरी दोनों क्रोमैटिड्स सिर्फ सेंट्रोमियर पे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, बाकी कहां पे, बाकी पूरी की पूरी सेपरेट होंगी, ठीक है। ये क्रोमैटिड, ये बेसिकली क्रोमोसोम्स आपका प्रोफेज का है, ये वाला प्रोफेज का, और ये वाला किसका है, मेटाफेज। तो मेटाफेज के दौरान बोथ सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेट विद ईच अदर एक्सेप्ट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर को छोड़ के बाकी पूरी एक दूसरे से अलग अलग होंगे, जबकि प्रोफेज के दौरान दे the chromatid, the sister chromatids are attached with each other end to end attached। बात समझ में आ रही है, हाँ नहीं आ सर, रही है? हाँ सर। हाँ सर, आ रही हाँ है। सर। तो मेटाफेज में बहुत कुछ नहीं लिखना है, एक पॉइंट मैं पहले भी लिखा चुका हूं कि यहाँ पे चूंकि क्रोमोसोम्स अपने थिकेस्ट स्टेज पे प्रेजेंट है, मोस्ट कंडेंस्ड स्टेज है, तो अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो बेस्ट स्टेज विल बी मेटाफेज। मैं लिखा चुका हूं, मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं कि चूंकि क्रोमोसोम्स अपनी मोस्ट कंडेंस्ड या मोस्ट थिकेस्ट स्टेज पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो मेटाफेज है दैट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ये वाला मैं इरेज करके यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा देता हूँ कि एट द एंड ऑफ मेटाफेज, एट द एंड ऑफ मेटाफेज the chromosomes will arrange
and मेटाफेजिक प्लेट आर इक्वेटर। इसको मेटाफेजिक प्लेट ही लिखना, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मेटाफेजिक प्लेट में जब वो क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाता है, या इक्वेटर में जब जो क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाता है, तब उसको एक्चुअली मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। वैसे आप इक्वेटर को भी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इस चीज पे, ठीक है, बस आप अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रखना। एक और चीज मेरी तरफ से ध्यान दो आप, कि ये तो माइटोसिस में आपको बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको? माइटोसिस। माइटोसिस। जब मैं आपको मियोसिस बताऊंगा तो ऑलमोस्ट प्रोसेस तो ऐसे ही है ना, प्रोसेस में बहुत डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई है वहां पे। हाँ तो जब मैं आपको मियोसिस बताऊंगा तो मैं आपको मियोसिस 1 में बताऊंगा कि सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो रहा है। मियोसिस 1 में क्या होता है? द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विल सेपरेट, ठीक है। हाँ अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं, दैट मींस कि देयर विल बी 2 सेंट्रोमियर, होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ तो मेटाफेजिक जो प्लेट है वो भी कितनी बनेगी? 2 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, और यहाँ पे 1। मेटाफेजिक प्लेट है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे जो प्लेट मेटाफेजिक प्लेट है वो सिंगल मेटाफेजिक प्लेट है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, ओके। मियोसिस 1 के केस में, मियोसिस 2 में वैसे ही होगा, मियोसिस 2 में वैसे ही होगा, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं, जो कि वहां पे 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इस वजह से वहां पे 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेटाफेज के दौरान क्या होगा एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम विल अरेंज एट क्रोमोसोम्स हैं, मेटाफेजिक। द क्रोमोसोम्स विल अरेंज एट मेटाफेजिक प्लेट। ये स्टेज दिख जाएगी, ये स्टेज दिख जाएगी, मतलब दे आर रेडी टू सेपरेट। कौन? सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स इज नाउ रेडी टू सेपरेट। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो तैयार बैठी हैं एक दूसरे से अलग होने के लिए। तो ये मैं इरेज कर सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा इस चीज को, पर फिर भी एक चीज देख लो आप, ये सेल है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है, या पोल बोल दो या सेंट्रियोल बोल दो, ठीक है। स्पिंडल पोल भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो पोल है, यहाँ से इस तरह से कुछ स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं, जिनको बोलते हैं इंटरजोनल इंटरफाइबर्स। These fibers are known as interjoinal स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर बेसिकली होता क्या है कि ये हटने लगते हैं, दूर दूर होने लगते हैं, ठीक है। तो जिससे ये जो मैंने तो बहुत किनारे दिखा दिया ना, ये जो पोल्स है बेसिकली, ये पोल्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, ये पोल्स एक दूसरे से अलग, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। और साथ में कुछ और वो स्पिंडल फाइबर्स, साथ में कुछ और स्पिंडल फाइबर्स, इस तरह से, ठीक है, कुछ और है। इस तरह वाली पोजीशन आप देखो, इस तरह, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे ही ये वाला जो है, ये बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, इनके बीच का इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये वाली, इनमें क्या होगा कि खिंचाव, इनमें एक पुल फोर्स जनरेट हो जाए, इनमें एक पुल फोर्स जनरेट हो जाए, और उस पुल फोर्स के जनरेट होने की वजह से
ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये सेंट्रोमियर मतलब सिस्टर क्रोमैटिड विल सेपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट कर जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो ये जो इंटरजोनल फाइबर है, ये बेसिकली इसके इसके जो है क्या कहते हैं, क्या है, इसका डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा, तो ये जो पोल्स से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, तभी इसको इंटरजोनल फाइबर बोल रहा है। तो ये बेसिकली पोल्स माइग्रेट करेंगे अपोजिट जो है दूर, एक दूसरे से दूर की तरफ, ये अवे होने लगेंगे एक दूसरे से, और इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर जो है वो पुल फोर्स की वजह से वो ब्रेक कर जाएगा और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ तो सर। अगर बनाना चाहो तो बनाना जरूरी नहीं है, मुझे तो बस ये इमेजिनेशन क्रिएट करवानी है आपको। और वो सर स्पिंडल फाइबर किस स्टेज में बनता है, प्रोफेज और मेटाफेज? क्या बच्चे बोले? वो सर स्पिंडल फाइबर का तैयार होना किस स्टेज में खत्म होता है, प्रोफेज और मेटाफेज? बच्चे प्रोफेज से स्टार्ट होता है, मेटाफेज में फिनिश होता है। ठीक है, या ये बोलो कि जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है, इस तरह से लिख लो, अगर लिखना ही है तो, स्पिंडल फाइबर आपके विल फॉर्म ड्यूरिंग, बता दो कब बनेगा। मेटाफेज, और मैंने क्या बोला था, इनिशिएशन ऑफ mitotic assembly, mitotic spindle assembly। इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल असेंबली कहाँ पे होगी बताओ? प्रोफेज पे। प्रोफेज। ठीक है, मशीन अपने आप को तैयार कर रही है, वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही है, वो प्रोडक्ट अपना रिलीज कर रही है मेटाफेज। तो ये इंटरजोनल फाइबर हैं, इनको कंटिन्यूअस फाइबर भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस फाइबर, और ये है डिसकंटिन्यूअस फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर, ये वाले। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम पोल्स को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। These are the chromosome fiber are discontinuous fiber. आगे बढ़े बच्चे, कॉपी हुआ? हाँ सर। सर एक बात पूछनी थी। फिर पूछो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो स्पिंडल फाइबर में जो मिडिल में होगा उसको ही इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बोलेंगे? मैंने तो पिक्चर बनाया है ना, इसमें इस तरह के बहुत सारे होते हैं बच्चे, ओह। इस तरह के बहुत सारे होते हैं। मतलब मैं तो पिक्चर जितना कम में जितना समझाने के लिए बनाना था उतना बनाया है। जो भी वो पोल टू पोल कनेक्ट करे, जो भी पोल टू पोल कनेक्ट करेगा उसको कंटिन्यूअस इंटरजोनल बोलोगे, और जो पोल टू काइनेटोकोर कनेक्ट करेगा उसको आप क्रोमोसोमल फाइबर बोलोगे। ओके। और इंटरजोनल में, जोनल फाइबर में क्या क्रोमोसोम अटैच होता है? ना ना ना, उनमें नहीं होती, उसमें नहीं। ओके। और इंटरजोनल फाइबर ही तो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करता है ना? एक दूसरे को दूर ले जाता, पोल को दूर ले जाता है। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि उसी की वजह से एक पुल फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं, क्योंकि अगर वो पोल्स दूर जाएंगे तो क्रोमोसोमल फाइबर के बीच की भी डिस्टेंस बढ़ेगी ना, और उसी वजह से पुल फोर्स जनरेट होगा और सेंट्रोमियर से दोनों सेपरेट हो जाएंगे।
सिस्टर क्रोमेटिड। ओके ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो मेटाफेज के बाद अब आते हैं हम एनाफेज। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर सेफ स्टडी करना हो तो एनाफेज ही बेस्ट है। एनाफेज इज बेस्ट। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें मुझे ज्यादा लिखाना नहीं, मैं सीधे बोलूंगा। इसमें क्या होगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होगा। तो क्वेश्चन यही बनता ही है कि जो सेपरेशन है सिस्टर क्रोमैटिड का, दैट सेपरेशन अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो आप बिल्कुल बोलोगे कि दिस इज द एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज। तो पिक्चर देखो आप, क्या होगा पिक्चर में। यहाँ पे ये पोल है। अच्छा, ये जो मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये एस्ट्रल रेज, ठीक है, पोल्स में एस्ट्रल रेज। और वो बेसिकली डीपोलाराइजेशन स्टार्ट रहेगा, तो उसकी वजह से जो एक क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड इधर आ जाएगी, एक सिस्टर क्रोमैटिड आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, ये फाइनल लेट एनाफेज का पिक्चर, लेट एनाफेज का पिक्चर। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड हो चुका है। एक दो चीजें और भी लिखो यहाँ पे, इससे सिलेबस में है नहीं, चलो बताइए। एक चीज तो ये है, एक होता है एनाफोर्सिंग प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनाफेजिक प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं एपीसी। नाम सुना है क्या किसी ने? हाँ सर। हाँ सर। इसके फॉर्मेशन की वजह से, ये एक प्रोटीन है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है। दिस प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर splitting of सेंट्रोमियर। ठीक है, हाँ सेंट्रोमियर की जो है स्प्लिटिंग होती है, और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग की वजह से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ऑपोजिट पोल में जाता है। with each other। एक तो ये पॉइंट है कि जब तक एनाफेजिंग प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक एनाफेज प्रोसीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो एनाफेज प्रोसीड करने के लिए ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है। दूसरा ये है कि
इसके सेपरेशन की वजह से, सिस्टर क्रोमैटिड के सेपरेशन की वजह से ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग दिस स्टेज, ड्यूरिंग एनाफेज या आफ्टर एनाफेज, आफ्टर एनाफेज, आफ्टर एनाफेज, the number of chromosomes will become बताओ क्या लिख दूं? हाफ। डबल। The number of chromosomes will become different. ठीक है, जो पहले इस तरह से दिखा रहा था, इस तरह से एक क्रोमोसोम्स था भाई, ये एक क्रोमोसोम्स था, 2 क्रोमेटिड थे उसके अंदर। अब क्या है, ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो चुकी है, ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो चुकी है। अब ये दोनों क्रोमेटिड क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एनाफेज के दौरान या एनाफेज के बाद क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनाफेज के दौरान द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल डबल। सेपरेशन कैसे हुआ है उसकी वैसे स्टोरी मैंने पहले भी बता दी, पर अगर फिर से मैं बोलूं तो 2 चीजें हैं, इंटरजोनल फाइबर है और क्रोमोसोमल फाइबर है। इंटरजोनल फाइबर है एंड क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल। इंटरजोनल फाइबर्स जो है वो उनका लेंथ इलांगेट कर रहा है, उनका लेंथ बढ़ता चला जा रहा है, और जो क्रोमोसोमल फाइबर है उनमें शॉर्टनिंग होती जा रही है। इसकी वजह से बेसिकली ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, इलांगेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर, ये इंटरजोनल फाइबर दोनों इलांगेट कर, ठीक है, उनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, पोल्स को दूर करते जाते हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये लिखाऊंगा नहीं, याद रखना, वैसे पूछे गए चांस नहीं है, बस ये तुम्हारे दिमाग में माइटोसिस के लिए इमेजिनेशन क्लियर करे। जो मैं लिखने जो आने वाली चीजें हैं वो मैं लिखा चुका हूँ बोर्ड। तो अब लास्ट स्टेज पे आते हैं हम, इरेज कर दूं? हाँ सर। लास्ट स्टेज है हमारी टीलोफेज, जो कि कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज। कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज। तो टीलोफेज के बारे में सबसे पहले जो पॉइंट बनता है वो ये है कि दिस इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो चीज आपने प्रोफेज में देखी थी उसका उल्टा कर दो। दिस इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। अच्छा, इसके पहले एनाफेज जो लिखा है वहां पे लिख दो, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। इसके पीछे जाके लिख दो जरा सा, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। लिख दिया? हाँ सर। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे डीकंडेंसेशन होगा, या इस तरह से लिख दो, वैसे तो नहीं, वैसे ये पॉइंट मत लिखो, ये एनाफेज में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, लिखो रीअपियरेंस ऑफ nuclear membrane, nucleolus and other organelles। ये रीअपियरेंस होगा इनका। मतलब कि अगर ये स्टेज का मैं पिक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। हालांकि ये स्टेज जो मैं बना रहा हूँ इस तरह से होता नहीं है, बट मैं आपको जस्ट ताकि आपके दिमाग में इमेजिनेशन रहे, इसलिए मैं
बता रहा हूँ, इस तरह से कुछ होगा। इसी बीच में एक और पॉइंट यहाँ पे तो पहले लिख दो, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये तो होना ही होना है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का क्या होगा? डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन। रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिवर्स ऑफ प्रोफेज जो भी चीजें देखी हैं, लाइक स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे? डीपॉलीमराइज हो जाएंगे, ठीक है। डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली डीपॉलीमराइज कर जाएंगे। तो ये टीलोफेज हो गई, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे टीलोफेज के बारे में। नाउ कम एट द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पे आते हैं। इरेज करो बच्चे। हाँ सर। ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि साइटोकाइनेसिस बेसिकली क्या है, क्योंकि ये पहले ही दो बार बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि स्टार्ट कब से होती है। तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट ईदर एट द लेट इनफ एज और फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टीलोफेज। ये तभी स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स ईदर एट late anaphase or beginning of telophase। लेट एनाफेज पे स्टार्ट होगी या टीलोफेज के बिगिनिंग पे स्टार्ट होगी, एक चीज है। दूसरा दो टाइप का साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। दो टाइप का साइटोकाइनेसिस होगा, एक होगा बाई सल्फरो मेथड और दूसरा होगा बाई सेल प्लेट मेथड। तो जो सेल फरो मेथड है, इसको वैसे कॉन्स्ट्रक्शन बाय कॉन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ये पाया जाता है एनिमल्स पे, सेल फरो मेथड। और जो सेल प्लेट मेथड है, दिस इज फाउंड इन प्लांट। प्लांट्स पे आपको देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल, तो बाहर की तरफ से वो रिजिड स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से डेवलप नहीं हो सकता, फरो डेवलप नहीं हो सकता वहां, ठीक है। वहां पे फरो डेवलप नहीं हो सकता। तो ये कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर। एक और पॉइंट दिखा दो, फिर मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। एक और पॉइंट वो ये है कि साइटोकाइनेसिस ऑलवेज अकर्स perpendicular to
स्पेंड्रल फाइबर के परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल टू, क्या लिख दूं पैरेलल टू, बताओ। सेल प्लेट इक्वेटर। कॉपी कर लो इसको भी फटाफट। हो गया। हाँ सर। अब देखो सेल फरोमेटर, ये सेल है यार, यहाँ पे मिड में इस तरह से स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, इनकी वजह से डेवलप हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, और ये गहराता जाएगा। यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और ये फर्दर पूरा स्ट्रक्चर बना, तो ये जो डेवलप हुआ है दिस इज सल्फर, दिस इज सल्फर। इनको आप बोल सकते हो दीज आर सम व्हाट साइटोस्केलेटन्स हैं, इनको कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, बट इतना पूछेगा नहीं आपसे। इस तरह से ये फरो डेवलप हो रहा है। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि ये एनिमल्स में पाया जाता है। और क्यों प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में चारों तरफ इसके प्रेजेंट है सेल वॉल, और सेल वॉल है रिजिड स्ट्रक्चर, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से इस तरह से वो कॉन्स्ट्रक्शन या फरो फॉर्मेशन हो नहीं पाता। तो इसको कॉपी कर लो, तो बताते हैं सेल प्लेट में। हो गया। हाँ सर। ये क्वेश्चन नॉर्मल बहुत पूछता है कि सेल प्लेट मेथड या सेल फरो मेथड से किसमें होते हैं, एग्जांपल बेसिकली, ठीक है। कुछ एक और चीज पूछता है तो वो बता देता हूँ। ये सेल है जिसमें डिवीजन हुआ है, ये तो यहाँ पे मैंने पहले बता रखा है कि ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, बाउंड्रीज की सलवार है, तो यहाँ पे पेरिफेरल पार्ट से कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ पे डेवलप होते हैं इस तरह से फ्रैग्मोप्लास्ट, बढ़ते जाते हैं ये फ्रैग्मोप्लास्ट। इस फ्रैग्मोप्लास्ट को ही बोलते हैं सेल प्लेट, इसी को बोलते हैं सेल प्लेट। एंड दिस फ्रैग्मोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल। कई बार नहीं दिया होता तो सिर्फ गोल्गी बॉडी दिया है, तो आप गोल्गी बॉडी टिक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली जो फ्रैग्मोप्लास्ट है ये बढ़ता जाएगा, और इसके
फिर दोनों तरफ या इसमें इसमें जो है फिर डिपोजिशन होता जाएगा किसका, केमिकल्स का डिपोजिशन होता जाएगा, तो ये इस तरह से डेवलप हो जाएगा। ये है सेल प्लेट मेथड। तो यहां से साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के सिग्निफिकेंस को स्टडी करते हैं। हो गया है? हाँ सर। ओके, significance of mitosis. So mitosis is required for growth of the body, repair, कट वट अगर लग जाता है तो रीजनरेशन, जिन ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन। तो ये तीन तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन किससे होंगे? माइटोसिस से। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करता है। रेशियो और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, केआई बोलते हैं इसको। बच्चे तो 3 मिनट का गैप दो, इसके बाद में ये कुछ कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स वगैरह इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये और बताता हूँ, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और है बीसी माइटोसिस में। 2-3 मिनट का गैप दो फिर स्टार्ट कर, ठीक है? रिवीजन करो। चाहिए
जो लास्ट वाला है इसको जरा से कुछ चेंज करो यार, ये करो, न्यूक्लियोसाइटोकार्मिक रेशियो आर कैरियोकार्मिक, अब ठीक, इसी को बोलते हैं के। इसको इरेज कर दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो जो KI है वो है वॉल्यूम ऑफ सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ, सॉरी उल्टा कर दिया जरा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये फार्मूला। अब देखो जब ग्रोथ होती है सेल, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ सेल, साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑफ सेल, आपका जो VC होगा वो इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, वॉल्यूम ऑफ हाँ सेल। हाँ बट जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है दिस विल रिमेन सेम। तो अगर ये सेम है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है, तो KI क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा कि नहीं डिस्टर्ब। हाँ सर। तो इसको मेंटेन करने के लिए इसको डिस्टर्ब ये हुआ है, इसको रिस्टोर करना है। कैसे रिस्टोर करें, बाय सेल डिवीजन, बाय माइटोसिस। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। फिर मैं आपको एक और बताता हूँ, एरिया वॉल्यूम रेशियो को भी डिस्टर्ब हो जाता है जब ग्रोथ होती है सेल में, तो वो भी बता। हो गया? हाँ सर। लास्ट में फिफ्थ पॉइंट लिख दो, एरिया वॉल्यूम रेशियो। जो एरिया वॉल्यूम है आप देखो, ये सेल है, सपोज कर लो इसकी रेडियस है R, एरिया क्या होगा, पाई स्क्वायर। IR स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये तो स्फीयर है ना, अप्रोक्सीमेटली 4/3 पाई RQ। ये तो हमें बहुत ज्यादा पाई से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है सीधे एरिया जो है आपका, एरिया है R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और जो वॉल्यूम है दैट इज R क्यूब के प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए R को देखूं 1 सेंटीमीटर, तो एरिया आपका क्या होगा, सपोज एरिया होगा आपका A 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम होगा आपका 1 सेमी क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 1 क्यूबिक जो भी है, ठीक है। पर अगर मैं थोड़ी देर की बाद इसको 1 सेंटीमीटर से ये हो जाए 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2 होने पे 4, बट ये क्या हो जाएगा 8। इसको सपोज कर लो 3 मान लो, तो ये हो जाएगा आपका क्या 9। हाँ 9, ये हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 27।
27। तो देख रहे हो कितना वेरिएशन आ रहा है एरिया वॉल्यूम रेशियो। और एक और चीज देखो कि सेल को किस चीज की जरूरत होती है, सरफेस एरिया की कि वॉल्यूम की? जितना बॉडी। ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा उसकी एक्टिविटी होगी। हाँ ठीक है, तो अगर उसके पास एरिया सफिशियंट नहीं है तो उसमें जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही है वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगी ठीक तरह से। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मेम्ब्रेनस पार्ट पे वो वर्क करता है ना। हाँ दैट मीन्स इट रिक्वायर एरिया। ठीक है, उसको बहुत बड़ा साइज की जरूरत नहीं है, उसको एरिया ज्यादा चाहिए। तो अगर अगर ये ग्रोथ होके इस स्फीयर का साइज बढ़ा है, दैट मीन्स कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और वो मेंटेन कैसे होगा? बाय माइटोसिस या बाय सेल डिवीजन। वो कैसे मेंटेन होगा? बाय सेल डिवीजन। ठीक है, सेल का साइज फिर से छोटा करके उसमें मेम्ब्रेन या सरफेस एरिया, मतलब जितना स्फीयर का साइज जितना कम होगा उतना जो एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है उतना ज्यादा होगा। आपको एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा रखना है, ना कि कम। एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है बेसिकली आपका सेल के अंदर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही एरिया टू वॉल्यूम रेशियो घटने लगेगा, सेल उसको कैसे मेंटेन करेगी? भाई सेल डिवीजन। सेल। सेल। तो बात समझ में आ गई? चलिए एक डिप्लॉयड सेल की बात करते हैं। क्वेश्चन है कितने क्रोमोसोम हैं? 40 क्रोमोसोम and 40 picogram of DNA and 40 picogram of DNA। सब वीडियो नहीं आ रहा। क्या बोले? वीडियो नहीं आ रहा। नहीं क्या यार, आवाज नहीं आ रहा? ठीक है, सर आपकी वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं सर। अच्छा,
हेलो, हाँ सर। आ रही है बच्चे वीडियो? हाँ हाँ। ओके, तो मैं कह रहा था कि एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें 40 क्रोमोसोम्स हैं और उसके अंदर 40 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। ठीक है, ये मान के चलना कि 10 सेल जो है वो अपना इंटरफेस क्रॉस कर चुकी है। सेल इंटरफेस में नहीं है, पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ, एक मिनट को मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाँ, number of chromosome and DNA content in data cell। डाटा सेल में पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे, क्या होगा आंसर? सर वो 40 पीजी किया है, पीजी। पीजी नहीं है बेटा वो, हाँ पीजी पिकोग्राम बेटा। ओके। और सर डॉटर सेल में ये माइटोसिस डिवीजन है, तो डॉटर सेल में भी 40 क्रोमोसोम होगा और 40 पीजी डीएनए होगा। चलो अच्छा, आप इस तरह से कर लो, ये G1 S G2 इस तरह से बना लो आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, यहाँ पे एन वैल्यू ये तो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है कि नहीं? हाँ सर। इसी के लिए तो उस दिन मैंने बोला था कि मैं फिर से पहुंचूंगा यहाँ पे। और डीएनए कंटेंट क्या है? सी वैल्यू, या तो एन बाई सी लिख लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपके पास 40 क्रोमोसोम हैं, तो यहाँ तो हर जगह पे आपका क्रोमोसोम्स में कोई चेंज होगा क्या? नहीं सर। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन में जरा देखना पड़ेगा कि इसने इंटरफेस को कंसीडर किया है या नहीं। करेक्शन कर लो जरा सा, दिस इज 4 पिकोग्राम, नॉट, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वैसे ही आएगा अकॉर्डिंगली। दिस इज अ 4 पिकोग्राम। एन वैल्यू आपका 40 है, एन भी देखो आप जरा सा। जीवन के बाद एस में एन चेंज होता है क्या? नहीं सर। G2 में, नहीं सर। प्रोफेज में, नहीं। मेटाफेज पे, नहीं। कहाँ पे चेंज होगा? एनाफेज पे डबल हो जाएगा। और टीलोफेज में भी वही रहेगा। ठीक है, तो टीलोफेज करो ना करो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने लिख दिया है। सी वैल्यू आपका 4 पिकोग्राम है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखना पड़ता है कई बार, एग्जामिनर का इंटरफेज से कोई मतलब नहीं होता, वो आगे की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज स्टेज, मतलब इंटरफेज करके क्रॉस करने के बाद का वो डेटा देता है, और कई बार वो देख लेता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने इंटरफेज नहीं माना है, उसने माना है कि एक डॉटर सेल थी जो स्टार्टिंग में, उसमें अब पहले ग्रोथ होगी तो इंटरफेज होगी वहां, तो ग्रोथ के बाद जब सेल साइज बढ़ गया है तब जाके उसने 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस की है। तो इनके बारे में पूछा है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें इंटरफेज को आप कंसीडर कर रहे हैं, कई बार नहीं कंसीडर करता है, तो उसको ध्यान रखना, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 है, एस फेज पे क्या हो जाएगा? 8 8 यहाँ पे 8 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे 4, क्यों? क्योंकि दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना। नहीं बच्चे, पर वो तो सेल एक ही है।
एट। सर तो एक ही है, टीलोफेज पे क्या होगा? 8 ये ऑलवेज बेटा टीलोफेज कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो अगर कॉन्सेप्चुअली आप चलोगे तो इसको एक ही रखना। और अगर इसके बाद एक और स्टेज बता देता है साइटोकाइनेसिस, तो ये तो 80 रहेगा ना, 80 रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। जनरली चूंकि इस टीलोफेज के कंप्लीट होते होते साइटोकाइनेसिस डन हो जाती है, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि इसको ना ही कंसीडर करो तो बढ़िया है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस पे आप जंप कर जाओ, क्योंकि जैसे ही टीलोफेज होगा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो आंसर आना चाहिए वो बेसिकली ये होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो जनरली एग्जामिनर वो आपको टीलोफेज नहीं देता है, वो नहीं देता, वो आपसे सीधे साइटोकाइनेसिस के बारे में पूछता है। हाँ तो इस तरह से आप अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हो और उनको करना। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है। सर। हाँ अच्छा, साइटोकाइनेसिस के बाद तो 2 डॉटर सेल बनेगा ना? हाँ, तो तो हर दो एक में डॉटर तो सेल क्या हुआ, हम तो इंडिविजुअल डॉटर सेल को कंसीडर कर रहे हैं ना। हाँ, इंडिविजुअल में तो फिर 40-40 होगा ना दोनों में। 80 तो डिवाइड होके 40-40 हो जाएगा ना? एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये चीज मैंने बच्चे ध्यान नहीं दी। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हो, ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ सही है, ये भी यहाँ से भी आपको ध्यान में रखना होना, क्योंकि जो जीवन फेज है आपको साइटोकाइनेसिस पे वही मिलना चाहिए। ठीक है, वो मैं जल्दी जल्दी में कर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। सही कह रहे हो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस करेंगे।